दोस्तों नमस्कार। ईरान युद्ध को 1 महीना हो गया है। पिछले 1 महीने में हमने क्या देखा और जो बात सोचकर ट्रंप साहब ने ईरान पे हमला किया था, क्या स्थितियां वैसी ही हैं या कुछ ऐसी स्थितियां सामने निकल के आई हैं जिसकी कल्पना ना ट्रंप साहब ने की थी ना दुनिया में किसी और ने की थी। लेकिन खामियाजा इतना ज्यादा है कि दुनिया का हर देश परेशान है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि पिछले 1 महीने में जब से ईरान का युद्ध शुरू हुआ है, यहाँ क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं और इससे फिर हम कयास लगाने का प्रयास करेंगे कि आने वाले दिनों में और क्या क्या हो सकता है। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये सब चीजें आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं बेस्ड ऑन डेटा एंड डिटेल्ड एनालिसिस, ताकि आने वाले दिनों में ये समस्या कितनी और गंभीर होगी या जल्दी इसका समाधान होगा, इसका अंदाज आप खुद लगा सकते हैं। इसलिए जो 10 महत्वपूर्ण बातें हुई हैं पिछले 1 महीने में इस युद्ध से संबंधित, वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो दोस्तों, इस समय जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि जो लड़ाई है, जैसा ट्रंप साहब ने सोचा था, ये उनकी सोच के बाहर जा चुकी है। जो उन्होंने प्लान बनाया था, जो उन्होंने अपने रिसोर्सेज डिवोट किए थे इस लड़ाई के लिए, सब कुछ उनके हाथ से बाहर जा चुका है। और पूरी दुनिया, अगर आप ध्यान से देखें तो हम जो बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये इतना सा एक क्षेत्र है कहा जाता है कि ये करीब 33 किलोमीटर का है। लेकिन अगर इसको और आप ध्यान से देखें तो इसमें 2 हिस्से आते हैं। एक तरफ ईरान का हिस्सा है और एक तरफ गल्फ ऑफ ओमान है। यहां पे जो क्षेत्र है, इसमें करीब 3 किलोमीटर क्षेत्र ऐसा है, अगर आप इसकी लंबाई देखें, जहां से बड़े जहाज निकल सकते हैं, और वो क्षेत्र पड़ता है ईरान की बाउंड्री के आसपास। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बड़े जहाज में तेलों का व्यापार कर रहे हैं, क्रूड लेके आ रहे हैं, तो आपको गहरा पानी चाहिए। जब आपको गहरा पानी चाहिए तो पूरे 21 किलोमीटर में गहराई एक सी नहीं। वहां पे सिर्फ 3 किलोमीटर का क्षेत्र ऐसा है जहां से गहरे पानी से बड़े जहाज निकल सकते हैं, और वो क्षेत्र आता है ईरान के बॉर्डर के अंदर। अब ईरान क्या कह रहा है, आपने सुन ही लिया होगा कि मेरे यहां से जो भी निकलेगा, अब हमने यहाँ पे एक टोल बूथ बना दिया है, आपको उससे पास होना पड़ेगा और टोल चार्जेस देने पड़ेंगे। ये तो लेटेस्ट डेवलपमेंट है। लेकिन अगर हम अभी तक जो हुआ है उसको ध्यान से देखें, करीब 500 बिलियन डॉलर का डायरेक्ट नुकसान हो चुका है। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, कंपनियां बंद हुई हैं, लोग काम छोड़ के घर चले गए हैं। दुबई, मिडिल ईस्ट, भारत, हर जगह अगर दुनिया का आप हिसाब लगाएं तो 1 महीने में करीब 500 बिलियन डॉलर का डायरेक्ट नुकसान हो गया। अगर इसी चीज को हम स्टॉक मार्केट में देखें तो करीब 5 से 6 ट्रिलियन डॉलर का जो स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन है पूरी दुनिया में, वो तबाह हो गया, वो खत्म हो गया। अब भारत का पूरा अगर हम देखें, इकोनॉमी कितनी है, हम बात कर रहे हैं 4 ट्रिलियन, मतलब पूरे भारत की इकोनॉमी से ज्यादा 1 महीने में नुकसान हो चुका है। कहीं ना कहीं तो इसकी कीमत किसी ना किसी को तो चुकानी होगी। इसीलिए मैंने एक पहले वीडियो बनाया था कि इस लड़ाई में कोई जीतेगा नहीं, लेकिन कीमत सब उठाएंगे। और आज यही चीज आपके सामने मैं दोबारा रख रहा हूं। अब आंकड़े क्या कह रहे हैं, अगर आप तेल के दाम देखें, जो मेन इश्यू है इस पूरी लड़ाई का, कि जब लड़ाई शुरू हुई तो तेल के दाम थे करीब 65-70 के आसपास। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, अगर आप देखें, जैसे ही अटैक हुआ तुरंत दाम बढ़ने लगे। 2 मार्च को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद कर दिया कि अब यहां से कोई तेल नहीं जाएगा। 1 महीना होने को है, तेल के दाम तेजी से बढ़े। अब उस दामों को कम करने के लिए पहले तो ये कहा गया कि साहब 11 मार्च को कि जो 400 मिलियन बैरल का जो हमारे पास इमरजेंसी रिजर्व है, हम दुनिया को यूज करने देंगे। लगा कि उससे काम नहीं बनेगा, तो 12 मार्च को यह कहा गया कि आप रशिया से भी तेल खरीद सकते हैं। अभी तक अमेरिका ये दबाव डाल रहा था भारत पे और पूरी दुनिया पे कि कोई रशिया से माल नहीं खरीदेगा, कोई तेल नहीं खरीदेगा, हमने उस पर सैंक्शन लगा दिए। लेकिन जब परिस्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल हुई
तो अमेरिका ने अपने ही जो कानून बनाए थे अपनी दादागिरी से कहा कि नहीं नहीं, अब वो वैलिड नहीं है, आपको अगर क्रूड चाहिए तो आप रशिया से खरीद सकते हैं। इसका मतलब पूरी दुनिया की जो आर्थिक स्थिति है वो ट्रंप अपनी मनमर्जी के हिसाब से चला रहे थे, उसके पीछे कोई अंतरराष्ट्रीय मान्यताएं नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी जब दाम नहीं घटे और दाम बढ़ते गए तो अल्टीमेटली जो पिछले 30 साल से सैंक्शन लगाया हुआ था, ट्रंप साहब ने ये कह दिया कि साहब अब आप ईरान से भी तेल खरीद सकते हैं, क्योंकि स्थिति इतनी खराब हो गई थी। अगर आप ध्यान दें तो करीब 120 के ऊपर तेल के दाम पहुंच गए थे, $120, और कहां पे 60, तो ऑलमोस्ट डबल दाम हो गए। दुनिया में हाहाकार हुआ, हर जगह रेट बढ़ने लगे। ट्रंप को भी परेशानी हुई, तो उन्होंने कहा रेट को कम करने का एक ही तरीका है कि पहले आप रशिया से खरीदते थे, आप ईरान से भी खरीद लो। जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हो, जिसके खिलाफ आपने सैंक्शन लगाए, उन दोनों देशों को आपने कह दिया अब आप अपना तेल बेच सकते हैं। उसका असर यह हुआ कि दाम नीचे आए। फिर ट्रंप ने एक और कहानी सुना दी कि साहब यहां से हम एक तो ईरान पे अटैक करेंगे, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उससे रेट बढ़े, और दूसरी तरफ ईरान ने ये कह दिया कि जो हुर्मुज है वहां से जो शत्रु देश हैं उनके जो जहाज हैं, टैंकर्स हैं, वो वहां से नहीं निकला। हम डिसाइड करेंगे कौन निकलेगा। अब जैसे ही ये खबर आई तो रेट फिर बढ़ने लगे। फिर बीच में ट्रंप ने एक और शगुफा छोड़ा कि हम अब समझौता वार्ता कर रहे हैं, तो उससे थोड़े और दाम फिर गिरे, लेकिन अब फिर बढ़ने लग गए। तो कहने का मतलब ये है कि ये ट्रंप साहब के जो ये फ्लक्चुएशंस आपको दिख रहा है, ये पॉलिटिकल लीडर के स्टेटमेंट से है। अगर आप मेरा कल का वीडियो देखेंगे कि जब उन्होंने ये कहा कि हम ईरान के साथ शांति वार्ता कर रहे हैं, ट्रंप और उनके दोस्तों ने स्टॉक मार्केट में 20,000 करोड़ रुपए कुछ मिनटों में कमाए। ये फर्क होता है एक पॉलिटिशियन, एक स्टेट लीडर के स्टेटमेंट का, तो वो भी हमें ध्यान रखना होगा। अब हम बात करते हैं कि साहब ये जो क्या हुआ एक महीने में, एक एक करके हम 10 मुद्दों पे चर्चा करते हैं। वार ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस रियलिटी। स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन हुआ, उनको ये पता ही नहीं लगा कि जो वो खेल खेलने जा रहे हैं वो कितना घातक होगा। उनको लगा कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, ईरान क्या कर लेगा, और स्थिति ये हुई कि आज स्थिति इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है कि ट्रंप को खुद समझ में नहीं आ रहा। इनिशियली उनको लगा कि हम रिजीम को प्रेशराइज करेंगे और रिजीम चेंज हो जाएगा, सैंक्शंस लगाए, लोकल दंगे कराए, वो भी नहीं हुआ। तो वहां के जो शीर्ष लीडर थे और मिलिट्री के ऑफिसर्स थे, उन सबको 28 तारीख को सुबह फरवरी में उन्होंने मिसाइल से मार दिया। क्विक एंड डिसाइसिव स्ट्राइक होगी, जनता सड़कों पे आएगी और काम हो जाएगा। लेकिन एक महीने बाद क्या हुआ? ट्रंप अपीयर्ड कंफ्यूज्ड एंड इलॉजिकल। उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। हर रोज अपने ट्वीट पे और अपने बयानों से वो अपना ही मजाक उड़ा रहे हैं। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि अमेरिका के ट्रंप के ऊपर आज कोई भरोसा करने को तैयार ही नहीं। यहां तक कि अमेरिका की जनता ने भी कहा है कि हमें ट्रंप पे भरोसा नहीं है, जो स्टेटमेंट ईरान से आ रहे हैं मैं उस पर ज्यादा भरोसा करूंगा। बहुत सारे लोगों ने कहा है, अमेरिका के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्टेटमेंट है उनका कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। ईरान नॉट वीकन डिसाइसिवली। ईरान का नुकसान हुआ क्या, कमजोर पड़ा? नहीं कह सकते। वॉर एक्सपेंडेड रीजनली। अटैक हुआ था ईरान पे, लेकिन आज पूरा गल्फ क्षेत्र जो है, सारे कंट्रीज परेशान हैं, सब जगह नुकसान हो रहा है, सबके व्यापार धंधे बंद हैं। दुबई बर्बाद हो गया, सऊदी में अटैक चल रहे हैं, कुवैत के एयरपोर्ट में आग लगी हुई है, ओमान में नुकसान हो रहा है, और यहाँ तक कि कतर में और बहरीन के अंदर भी बहुत हमले हुए हैं, यहाँ तक कि गैस सप्लाई भी रोक देनी पड़ी। तो कुल मिला के एक महीने बाद भी ये समझ में नहीं आ रहा कि आफ्टर लड़ाई हो क्यों रही है, इसका एंड गेम क्या है। इसीलिए जब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो आप देखिए, रिटेलिटरी स्ट्राइक आज भी एक महीने बाद भी जारी है। लगातार ट्रंप कह रहे हैं कि हमने सब कुछ तबाह कर दिया, ईरान को घुटनों पे लिया है, लेकिन मिसाइल नहीं उकड़ी। डिप्लोमेटिक प्रपोजल रिजेक्टेड बाय ईरान। उन्होंने कहा ये जो आप 15 पॉइंट का आपने तमाशा बनाया, जो मैंने आपको परसों के मेरे वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, 2 दिन पहले का आप मेरा वीडियो देखिएगा, वहां मैंने साफ लिखा है कि ये 15 पॉइंट ये समझौता है या आत्मसमर्पण करवाना चाहते हो आप ईरान से, और जो वो करेगा नहीं। तो मूर्खों जैसे 15 पॉइंट बनाए, जिसने भी ड्राफ्ट किए
उनको नेगोशिएशन का कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ में आता कि कैसे किया जाता है। एंड ट्रम्प एक्चुअली लुकिंग फॉर एग्जिट रूट कि किसी तरह से इस बवाल से निकालो, क्योंकि ट्रम्प की हालत बहुत खराब है। हुआ क्या, क्विक वॉर करने गए थे और लॉन्ग वॉर रेस के अंदर फंस गए, और अब तो लैंड इन्वेजन की बात कर रहे हैं जो और घातक हो जाएगा। अब मिलिट्री आउटकम, कोशिश ये थी कि साहब इसको हम लिमिटेड रखेंगे, नुकसान नहीं होगा। तभी ट्रंप ने बार बार बोला कि ईरान दुबई पे अटैक कर देगा, सऊदी पे अटैक करेगा, हमने सोचा ही नहीं था। हुर्मुज बंद कर देगा, ये भी हमने नहीं सोचा था। जब आपने सोचा ही नहीं था तो आप लड़ाई करने क्यों उतरे, ये भी अपने आप में सवाल उठ रहा है। कुल मिला के अगर आप देखें तो लड़ाई फैली है, रुकी नहीं है, ये बात भी क्लियर है। 1 महीने में अब ये कहा जा रहा है कि 13 अमेरिकन फौजी मारे जा चुके हैं, 300 से ज्यादा घायल हैं। इस पे भी अमेरिका के जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो भरोसा नहीं कर रहे कि ट्रंप साहब यहां भी कुछ नंबरों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। और लगातार जितने भी कंट्रीज हैं, यूएई, सऊदी, इजराइल, कुवैत, बहरीन, कतर, इराक, जॉर्डन, जहां जहां पे भी ईरान को लगता है कि अमेरिका के हित है और वहां से अटैक हो रहा है, अब ईरान वहां पे लगातार हमले किए जा रहे हैं। अब क्या हुआ, अभी तक तो ईरान की तरफ से था, फिर लेबनान से हिजबुल्लाह ने अटैक किया इजराइल के ऊपर, और अब हूती लाइन में आ गए हैं इजराइल, और साथ में उन्होंने कह दिया कि रेड सी में भी अब हम घुसने नहीं देंगे। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद था, और अब अगर रेड सी भी बंद हो जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि जो गल्फ कंट्रीज हैं वह खाने की समस्या हो जाएगी, खाने की सप्लाई पूरी तरह से रुक जाएगी। इस बात को समझना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि हिजबुल्लाह की एक्टिविटी और मल्टी फ्रंट एस्केलेशन से अब इजराइल और अमेरिका पे बहुत दबाव पड़ेगा। हथियारों की कमी है, सारी कमियां हैं, खाना नहीं है, और पानी की हालत और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। वॉर इज नॉट रीजनल, नाउ वॉर इज रीजनल एंड नॉट बाइलैटरल, ये बात भी 1 महीने में क्लियर होगी। एनर्जी शॉक, पहले ईरान दुनिया का 4% जो तेल था वो कंट्रोल करता था। हुर्मुज को बंद करने के बाद अब टेक्निकली चाइना, जो ईरान है, वो दुनिया का 20% जो क्रूड है वो कंट्रोल करता है, क्योंकि 4% तो अपना, और वहां से निकलने वाला जो भी क्रूड होगा उसको अब ईरान की परमिशन चाहिए। तो कुल मिला के 20% मार्केट का जो कंट्रोल है वो अब ईरान के हाथ में हो गया। कहाँ 4 था, लड़ाई के बाद वो 20 हो गया। ये जो कैलकुलेशन हुआ, इसकी संभावना ट्रंप साहब ने नहीं की थी, कारण दाम दुगने हो गए, और वो हम देख रहे हैं। और 100 मिलियन बैरल का जो सप्लाई जाती थी, इस बात को 10 मिलियन बैरल मतलब 1 करोड़ बैरल की सप्लाई जो जाती थी वो भी अब बाजार में नहीं जा रही है, इसलिए हर जगह शॉर्टेज दिख रही है। एलएनजी का क्राइसिस, कतर के प्लांट पे अटैक हुआ, 17% जो सप्लाई है वो परमानेंटली डैमेज हो गई। इसको ठीक होने में कतर का ये कहना है कि 5 साल लगेंगे। तो मतलब दुनिया में से 17% जो सप्लाई है वो कम हो गई है। लार्जेस्ट एनर्जी सप्लाई डिसरप्शन इन हिस्ट्री, कुल मिला के 1 महीने में ये आज तक के रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सबसे बड़ा एनर्जी डिसरप्शन हुआ। इतना तो कोविड में भी नहीं हुआ, जब पूरी दुनिया बंद थी, एनर्जी सप्लाई नॉर्मल चल रही। ग्लोबल इकोनॉमिक डैमेज जो हम बात कर रहे हैं, जीडीपी का करीब $500 बिलियन की हम बात कर रहे हैं, और डिपेंड करता है, अगर ये लड़ाई लंबी चली तो पूरी दुनिया में करीब $3.5 ट्रिलियन के आसपास नुकसान हो सकता है। स्टॉक मार्केट इज इन करेक्शन मोड, कब रुकेगा किसी को नहीं पता। और जो इन्फ्लेशन है ऑन एन एवरेज वो करीब 2.5 से 3% एवरेज दुनिया में बढ़ेगी, जबकि जीडीपी की ग्रोथ जो दुनिया की वो 1.5 से 2%। तो अब आप समझिए कि ग्रोथ से ज्यादा इन्फ्लेशन है, समस्याएं और बढ़ने वाली हैं, और ओवरऑल जो डिमांड है उसमें कमी आएगी। अब जहां तक बात है गल्फ कोऑपरेशन जो कंट्रीज हैं उनका, यहाँ पे जो सिग्नल्स हैं वो कोलैप्स के दिख रहे हैं। लोग चले गए हैं, जितने एक्सपेक्टेड हैं वो चले गए। लोग दुबई क्यों जाते थे, या तो टैक्स बचाने या मनी लॉन्ड्रिंग का खेल कर। अब वहां से लोग चले गए। दुबई के अंदर स्थिति ये है कि वहां पे बाजार बंद है, होटल्स डीप डिस्काउंट दे रहे हैं क्योंकि कस्टमर नहीं है। एयरपोर्ट पे भी आप देखेंगे सन्नाटा छाया हुआ। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं
जो दिख रहा है। और सबसे खतरनाक बात क्या है, 70% जो खाने का सामान है गल्फ में वो बाहर से आता है। जब सारे पोर्ट बंद हैं, खाना नहीं है, और खाने का पेरिशेबल्स का स्टॉक आप कितना करें, मुश्किल से 7 दिन। फ्रोजन फूड्स आपके पास 2 से 3 महीने होंगे। अनाज भी आपके पास 2, 4, 5, 6 महीने का होगा। जैसे जैसे वक्त बीतेगा ये सब चीजें कमी की दौर की तरफ जाएंगी। आप अगर टूरिस्ट भी आता है तो आप खिला नहीं पाओगे। तो इसीलिए लोग वहां से निकल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो रही, जब आपका ऑयल एक्सपोर्ट नहीं हो रहा तो आपको रेवेन्यू नहीं मिल रहा। जब आपको रेवेन्यू नहीं मिल रहा तो आप खरीदोगे क्या। दुबई के अंदर पर डे ये अंदाज है करीब $600 मिलियन का डेली नुकसान है दुबई में। $600 मिलियन। अब आप समझ लीजिए, मतलब 5,000 करोड़ से ऊपर दुबई को रोज का नुकसान हो रहा। और आपको मेंटेन तो वैसे ही रखना पड़ेगा, तो खर्चे डबल हो जाएंगे। तो दुबई की हालत और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज डरावनी है वो है पानी। जिस तरह से बार बार अमेरिका ने कहा कि हम आपके पावर प्लांट के ऊपर अटैक करेंगे, अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, मैंने इस पे पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया कि 72 घंटे में हाहाकार मच जाएगा। मेरा जो प्ले लिस्ट है ईरान वॉर, आप उसमें पूरा एनालिसिस देख सकते हैं विद डेटा। आपको हर चीज विद एनालिसिस मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पावर प्लांट के ऊपर अटैक हुआ ईरान पे, तो दूसरी तरफ अगर ईरान ने मिडिल ईस्ट के अंदर पावर प्लांट्स पे अटैक किया तो जितने भी डिसैलिनेशन प्लांट हैं उन सबको पावर प्लांट के पास ही बनाया गया। कारण जो बॉयलर चलते हैं पावर प्लांट में उनको भी डिसैलिनेटेड वाटर चाहिए, नहीं तो बॉयलर काम नहीं करेंगे। तो वहां पे पानी को डिसैलिनेशन किया जाता है, पार्ट पानी जाता है पावर प्लांट के अंदर उनके बॉयलर्स के लिए, जहाँ पे स्टीम बनती है, टरबाइन काम करते हैं, बिजली पैदा होती है, और जो बाकी पानी है वो पीने के लिए शहरों में भेजा जाता है। और अगर पावर प्लांट डिस्टर्ब होता है तो आप ये समझ लीजिए कि डिसैलिनेशन प्लांट को चलाने के लिए बिजली चाहिए, और डिसैलिनेशन प्लांट से जो पानी निकलता है उससे पावर प्लांट चलता है। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशन है, एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं है। दोनों में से अगर एक भी चीज टूटी तो आप समझ लीजिए कि 6 करोड़ की जो आबादी है मिडिल ईस्ट की, उसको पीने का पानी नहीं मिलेगा। ये स्थिति गंभीर है। इसीलिए डिसैलिनेशन प्लांट अगर टारगेट होते हैं खतरनाक है। कुल मिला के जो एविएशन है, आने जाने का जो रास्ता है मिडिल ईस्ट में, सारे एयरपोर्ट ऑलमोस्ट या तो बंद है या मिनिमम कैपेसिटी पे चल रहे हैं। तो आवाजाही भी बंद हो गई है। कुल मिला के जो जीसीसी का मॉडल था, ऑयल प्लस ट्रेड प्लस आर्टिफिशियल टूरिज्म, और वो सब ब्रेकिंग पॉइंट पे आ गया है ड्यू टू वॉर। रही बात ग्लोबल सप्लाई की, अब ग्लोबल सप्लाई में आपको एनर्जी चाहिए, गैस चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, और स्पेशलिटी केमिकल्स चाहिए जो आपके सेमीकंडक्टर्स में यूज होते हैं। वो सारी सप्लाई जो मिडिल ईस्ट से आती थी वो बंद हो गई। कारण एक तो सप्लाई नहीं आ रही, दूसरा टैरिफ के दाम बढ़े, शिपिंग डिलेज हो गई, इंडस्ट्रियल स्लो डाउन हो गया। कुल मिला के आने वाले दिनों में कई महीनों और हो सकता है सालों तक इसका असर हमें देखने को मिले, क्योंकि अगर सप्लाई नॉर्मल नहीं हो रही तो स्थिति कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। कुल मिला के यूएस की स्थिति क्या है? कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो ट्रंप साहब अपनाए और एग्जिट कर सके। जो लड़ाई है एक तरफ तो बढ़ रही है और लंबा खिंचने की संभावना है। दोनों बातें। डी एस्केलेशन विल बी कंसीडर्ड एज परसीव्ड डिफीट। क्या ईरान करेगा? नहीं करेगा। ट्रंप साहब करेंगे? नहीं करेंगे। क्या इजराइल करेगा? नहीं करेगा। जानते सब हैं कि हम सब बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन ईगो इतना बड़ा है कि कोई भी इस लड़ाई को घटाने के लिए तैयार नहीं है। रियलिटी क्या है? अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी अमेरिका में ट्रंप साहब को हो रही है। डिक्लाइनिंग पब्लिक सपोर्ट, उसका असर वहां की पॉलिटिक्स पे हो रहा है। राइजिंग इकोनॉमिक कॉस्ट, पेट्रोल पंप्स में सब जगह वहां पे $1 गैलन का रेट बढ़ चुका है। और क्लैरिटी ये भी नहीं है कि चलिए ये लड़ाई 1 महीने में या 6 महीने में या 2 महीने में कब खत्म होगी और कितना खर्च आएगा, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के अमेरिका अपने ही जाल में ट्रैप हो गया, कोई रास्ता नहीं निकल रहा। दूसरी तरफ अगर हम ईरान का देखें तो दुनिया का जो झुकाव ईरान की तरफ है,
क्योंकि एक तो वो अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है, और दूसरा ईरान को ये पता है कि अमेरिका को हराने के लिए सीधी लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, लंबा खींचो। जितना आप अमेरिका की लड़ाई को लंबा खींचोगे उतना अमेरिका ब्लीड करेगा। कम से कम अमेरिका का रोज $1 बिलियन का बिल बनता होगा जस्ट अपनी फौजों को मिडिल ईस्ट ईरान के आसपास तैनात रखने के लिए और उस पर हमला करने के लिए, कम से कम 1 बिलियन। इस बात को आप मानिए। इसका मतलब ईरान अप्रोच इज वर्किंग, अवॉइड डिसिसिव डिफीट। सीधा कन्फ्रंट मत करो, आप उनकी लड़ाई जो है उनके हथियारों के आगे टिक नहीं पाओगे, तो आराम से बैठो, लड़ाई को लंबा खींचो। एक्सपैंड कन्फ्लिक्ट इनडायरेक्टली, खींचते जाइए, कभी हॉर्मोज को लेकर, कभी और किसी मुद्दे को लेकर, क्योंकि ट्रंप साहब की जबान पे तो कंट्रोल होगा नहीं और हर बार ईरान को एक नया मुद्दा मिलेगा उसको खींचने का। एंड टारगेट ग्लोबल इकोनॉमी। अकेले क्यों लड़ना ईरान को, कि अगर हम परेशान हैं, और ईरान ने तो साफ कहा था कि अगर हम अपना तेल नहीं बेच सकते हम किसी को नहीं बेचने, आप सब आराम करो और हम परेशान रहे, ये नहीं चलेगा। आप भी हमारा दर्द समझो, इसीलिए पूरी दुनिया में जो दर्द बांटने का काम है वो ईरान कर रहा है। इसका मतलब ईरान क्लियर है, नॉट विनिंग मिलिट्रीली, उनके पास वो हथियार नहीं है जिससे वो मिलिट्रीली जीत सके, बट मेकिंग वॉर कॉस्टली फॉर एवरीवन। और ये स्थिति भी हमारे सामने है। अब इस पूरी लड़ाई में अगर देखें तो किसका फायदा या किसका नुकसान हो रहा है। यूएस स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी एक हिसाब से नेगेटिव है, ईरान सर्वाइविंग एंड रिटेलिएटिंग, जैसा वो चाह रहे हैं वैसा कर रहे हैं। जीसीसी इकोनॉमिक डैमेज, अब ये स्थिति उनकी खराब है, आने वाले समय में बहुत मुश्किलें होंगी। इंडिया, हमारे यहाँ समस्याएं बढ़ेंगी, अभी तो हमारे पास रिजर्व्स हैं, लेकिन जिस हिसाब से खपत है अगर उसको हमने अभी कंट्रोल नहीं किया तो ये पेन लंबे समय तक चल सकता है। और ग्लोबल इकोनॉमी में शॉक है, वॉलेटिलिटी है, किसी को नहीं पता स्थितियां कब संभलेगी। इसका मतलब क्या है, जो 10 पॉइंट जो हम आपसे बात कर रहे थे उसमें बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक मिस्टेक क्या हुई, अंडरमाइनिंग ईरान रिटेलिएशन नेटवर्क। ट्रंप और इजराइल ने ईरान को हल्के में ले लिया और फंस गए। इग्नोरिंग हॉर्मुज एज ए चोक पॉइंट, सोचा ही नहीं था कि तेल की मतलब कि तेल की स्थिति इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। कैसी प्लानिंग की भगवान जाने। नो क्लियर एग्जिट स्ट्रेटेजी, ट्रंप को भी नहीं पता कि इस बीमारी से बाहर कैसे निकलना। एंड ओवर रिलायंस ऑन एयर पावर, आप ईरान के जितने भी सरफेस पे दिखने वाले एसेट्स हैं आप उनको तोड़ सकते हो, लेकिन आप ध्यान रखिए दोस्तों कि गाजा में सारे जो इंपॉर्टेंट एसेट्स थे वो जमीन के नीचे थे। जब गाजा में ऐसा हो सकता है, ईरान में कितनी सुरंगें होंगी, कितने एस्टेब्लिशमेंट्स अंडरग्राउंड होंगे, जितनी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की चीजें होंगी ईरान ने पहले ही अंडरग्राउंड कर ली होगी, क्योंकि उन्होंने गाजा से भी सीखा होगा कि किस तरह से बमबारी होती। उससे पहले भी आफ्टरऑल गाजा को किसने ट्रेनिंग दी, ईरान के लोगों ने। तो जब गाजा इतना कुछ कर सका, छोटा सा स्टेट, 5 मील बाई 25 मील का आप एरिया मान लीजिए, 10 किलोमीटर बाई 40 किलोमीटर के आसपास, इस स्थिति के अंदर अगर आप इजराइल पिछले 2 साल से गाजा को डिफीट नहीं कर पाए तो क्या आप ईरान को कर पाओगे, ये भी समझने वाली बात। इसका मतलब ये है कि जो फाइनल वर्डिक्ट 1 महीने बाद जो मेरा असेसमेंट है वो ये है कि लार्जेस्ट एनर्जी शॉक इन डिकेड्स ये हमारे सामने है और ये गंभीर हो सकता है। ये अब लड़ाई सिर्फ ईरान की नहीं पूरे रीजन की है, नुकसान बहुत होगा, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा, ये सब बिलियंस की ये बात नहीं है। और जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके ऊपर सिर्फ लड़ाई नहीं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस अब बन गया है। क्या दुबई वापस वैसा रहेगा? मैंने एक वीडियो बनाया, आप उसको डिटेल में देखिएगा। दुबई की चमक फीकी पड़ गई, अब दुबई में वो चार्म नहीं रहेगा लोगों का वापस जाने। ईरान कन्वर्टेड मिलिट्री वॉर इनटू इकोनॉमिक वॉर एंड मिलिट्रीली कंटेन्ड बट इकोनॉमिकली अनकंट्रोलेबल। ये लड़ाई मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रंप ने शुरू की थी, लेकिन उनके ऊपर वापस ये लड़ाई आ गई इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक वॉर। तो अब अगले दिनों में क्या उम्मीद हो सकती है दोस्तों? मेरा अंदाज ये है कि वॉर विल बी डेडलियर, क्योंकि अगर ग्राउंड फोर्सेस उतरती हैं, प्लस जो अभी तक एयर डिफेंस सिस्टम था इजराइल और मिडिल ईस्ट के अंदर, उसमें हथियार खत्म हो रहे हैं, वो भी टूट रहे हैं। स्थिति अब यह है कि लड़ाई और गंभीर हो सकती है।
अभी तक जितना गोडाउंस में स्टॉक था खाने का, तेल का, पानी का, वो धीरे धीरे हर देश में कम हो रहा है। और अगर वो ऐसे ही चलता रहा स्थिति और कॉम्प्लिकेटेड होगी। तेल अभी 110 के आसपास है, हो सकता है 150 हो जाए, हो सकता है इसके ऊपर चला जाए। मतलब ग्लोबल रिसेशन होगा और भारत में एक तरफ हमारा रुपया टूट रहा है और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है, तो हमारे लिए डबल चैलेंज आएगा। और अगर ये लड़ाई और बढ़ती है तो जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं उन सब में तबाही होगी। ईरान उसके लिए तैयार है। और साथ में जो ग्लोबल रिसेशन आएगा जिसके लिए ट्रंप साहब जिम्मेवार हैं, अभी तो अमेरिका का $39 ट्रिलियन का डेट है, उसकी रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल रहा है। अमेरिका की हालत खराब होगी, महंगाई बढ़ेगी, पूरी दुनिया में सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिलेगा। आउटकम, आफ्टर 1 month no one is winning the war but global economy is already losing. हर आदमी परेशान। It means month 2 could trigger deeper damages unless Donald Trump stop his reckless statement. ईरान मेरे आगे घुटने झुका दे, ईरान में से डेस्परेट होके एग्रीमेंट करना चाह रहा है, इस तरह के जो इलॉजिकल स्टेटमेंट ट्रंप साहब दे रहे हैं, अगर कोई समझौता करना भी चाहेगा, आप उसको इतना ह्यूमिलिएट कर रहे हो कि वो कहेगा मरना अच्छा है, हम समझौता नहीं करें। ये ट्रंप साहब को कौन समझाए? उनको लगता है कि इस तरह की बड़बोली बातें करके वो ईरान को डरा देंगे, धमका देंगे, जबकि असर उल्टा पड़ रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या आने वाले समय में ये लड़ाई रुकेगी या अगले महीने स्थिति और कॉम्प्लिकेटेड हो? जो भी आपके विचार हो जरूर लिखिए। पहले महीने में क्या हुआ उसका एक एनालिसिस ब्रीफ मैंने आपके सामने रखा है। उम्मीद है आपको ये चर्चाएं पसंद आई होंगी। पूरा प्लेलिस्ट है ईरान वॉर पे, उसमें करीब 20 वीडियोस ऑलरेडी हो चुके हैं। आप हर पहलू को डिटेल में देख सकते हैं। मैं सिर्फ हेडलाइन की बात नहीं कर रहा, हेडलाइन के पीछे इसका असर समाज पे और हम सब पे क्या हो रहा है, मैं उसका एनालिसिस करता हूं। उम्मीद है आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।